हेलो, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए भूगोल के चैप्टर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसाधन अनवीकरणीय है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन है सो अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसमें से आंसर कौन होगा हमारा? खनिज तेल। आंसर क्या होगा? खनिज तेल होगा। कैसे खनिज तेल होगा? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये सब क्या है? तो ये सब है सो नवीकरणीय संसाधन, ये सब है सो ये सब है सो नवीकरणीय संसाधन है। और ये है सो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला है सो किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन देखिए, अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि जैव है कि अजैव है। तो कौन सा संसाधन है? कोयला है सो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसे अनवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, इसलिए क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन कौन होगा? तो जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जो संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जैव, जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं उसे जैव कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। और जिसमें मतलब निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं उसे अजैव संसाधन कहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अगला क्वेश्चन क्या है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन देखिए, मानव निर्मित संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि जैव है। तो क्या मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा पवन ऊर्जा बनाया गया है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन में नहीं होगा क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। और तीसरा है नवीकरणीय, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। जो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हम नवीकरणीय संसाधन। यानी कि पवन ऊर्जा है सो कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क है सो किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन देखिए, नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है या मानवकृत संसाधन है या जैव संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति है? अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति है? तो ऑप्शन देखिए, 10.5 या 12.5 या 15.5 या 19.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19.5 होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है? तो कितने किलोमीटर का? 200 किलोमीटर का। इसका आंसर क्या होगा? 200 किलोमीटर का। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन देखिए, मानव कृत संसाधन है, नहीं, क्योंकि यह मानव ने नहीं बनाया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, पुनः पूर्तियोग्य संसाधन है, या अजैव संसाधन है, या अचक्रीय संसाधन है। तो क्या होगा इसका आंसर? पुनः पूर्तियोग्य संसाधन, यानी कि इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर हम सौर ऊर्जा ले रहे तो हम तो कल भी सौर ऊर्जा लेवे करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखिए, संसाधन संग्रहण से, या संसाधनों को अनियोजित विद्रोहन से, या संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन देखिए, वनोन्मूलन था, या गहन खेती था, या अति पशुचारण था, या अधिक सिंचाई था। तो क्या होगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई होगा। क्या होगा? अधिक सिंचाई होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और है, एक और क्वेश्चन बनता है कि पंजाब है सो कितने नदी पर बसा हुआ है? तो पंजाब है सो 5 नदी पर बसा हुआ है। पंजाब कितने नदी पर बसा हुआ है? 5 नदी पर बसा हुआ है। और कौन कौन 5 नदी है? तो देखिए, पहला है झेलम, दूसरा है रावी, तीसरा है सतलज, चौथा है चेनाब, और पांचवा है ब्यास। ठीक है, पंजाब है सो 5 नदियों पर बसा हुआ है। कौन कौन? झेलम, रावी, सतलज, चेनाब और ब्यास। ठीक है, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि है सो किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन देखिए, क्या हरियाणा में प्रचलित है, यानी कि सोपानी कृषि की बात हो रही है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो क्या हरियाणा पर्वतीय क्षेत्र है? नहीं। दूसरा, पंजाब में भी नहीं होगा। तीसरा, बिहार का मैदानी क्षेत्र भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। सोपानी कृषि है जो किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अगला क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा मृदा का विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा का। उत्तर प्रदेश में कौन से मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का विस्तार है। राजस्थान में कौन से मृदा का विस्तार है? कर्नाटक में कौन से मृदा का विस्तार है? महाराष्ट्र में कौन से मृदा का विस्तार है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें हम तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में काली मृदा का विस्तार है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में किस मृदा का विस्तार है? काली मृदा का। तो बच गया कौन? राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? बेंजीन, की यूरिया, की एंड्रीन, की फॉस्फोरस। तो इसका आंसर क्या होगा? एंड्रीन होगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखिए, क्या बलुई मृदा होगा, या रेगुल मृदा होगा, या लाल मृदा होगा, या पर्वतीय मृदा होगा? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा? रेगुल मृदा होगा। क्या होगा? रेगुल मृदा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है सो महासागरों में निहित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, 9.5%, 96%, 96.5%, 96.6%। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 96.6% है सो जल महासागर में निहित है। और बताइए एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल निहित है? तो 71% है। कितना प्रतिशत जल है? 71% हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन देखिए, क्या फ्लोराइड का बढ़ा है, क्या क्लोराइड का बढ़ा है, क्या आर्सेनिक का बढ़ा है, क्या लोहा का बढ़ा है? तो किस तत्व का बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। किस तत्व का बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? यानी कि मैंग्रोव्स है सो एक तटीय वन है। कौन है? तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार है सो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, और दूसरा ऑप्शन है सुंदरबन में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी तटीय प्रदेश में। क्या होगा आंसर? पश्चिमी तटीय प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग है सो कहाँ होता है? टेक्सोल का उपयोग है सो कहाँ होता है? तो ऑप्शन देखिए, क्या मलेरिया में होता है, क्या एड्स में होता है, क्या कैंसर में होता है, या टीबी में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? कैंसर में होता है। कहाँ पर होता है? कैंसर में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध है सो किस देश से था? ठीक है, तो चरक है सो एक दार्शनिक थे। चरक है सो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। उनका संबंध है सो किस देश से था? तो ऑप्शन देखिए, क्या म्यांमार से था, क्या श्रीलंका से था, क्या भारत से था, क्या नेपाल से था? तो इसका आंसर क्या होगा? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। चरक का संबंध है सो किस देश से था? तो भारत से था। किससे? भारत से। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्या प्रथम स्थान पर है, क्या द्वितीय स्थान पर है, क्या तृतीय स्थान पर है, क्या चतुर्थ स्थान पर है?
तो भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है मैग्नीज उत्पादन में? तो द्वितीय स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टन इस्तेपात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन है सो इस्तेपात बनाने में कितने मैग्नीज का सो उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखिए, 5 किग्रा का उपयोग होता है, या 15 किग्रा का उपयोग होता है, या 10 किग्रा का उपयोग होता है, या 20 किग्रा का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 किग्रा होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10 किग्रा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा है सो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा ऑप्शन मिस्टेक कर दिया गया, दूसरा ऑप्शन है बी में होगा 3 और सी में होगा हमारा मैग्नीज। ठीक है, बी में होगा 3 और सी में होगा मैग्नीज। मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या लौह अयस्क का है, या टीन का है, या मैग्नीज का है, या बॉक्साइट का है? तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा है सो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है? तो बॉक्साइट का भी है और मैग्नीज का भी है, लेकिन बुक में क्या आंसर दिया हुआ है? मैग्नीज दिया हुआ है, तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मैग्नीज होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए सो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीज की, लोहा की, टीन की, बॉक्साइट की। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। सबको क्लियर है? आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? और हमारे देश में तो तांबा बहुत कम होता है, तो देखिए कितना है। ऑप्शन देखते हैं, 100 करोड़ टन, या 150 करोड़ टन, या 125 करोड़, या 175 करोड़ टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में है सो खनिज तेल का विशाल भंडार है सो स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, असम में है, कि बिहार में है, कि राजस्थान में है, कि तमिलनाडु में है? तो किस में है? असम में। किस में? असम में। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, कलपक्कम में, कि नरोड़ा में, कि राणा प्रताप सागर में, कि ताजपुर में? तो कहाँ किया गया था पहला परमाणु केंद्र स्थापित? तारापुर में किया गया था। और कब इसकी शुरुआत आरंभ कब हुई थी? तो 1900। इसको आरंभ कब किया गया था? 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? हम बताए हैं कि जिसे प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहेंगे? हम अनवीकरणीय कहेंगे। ठीक है, और अनवीकरणीय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आ जाएगा? खनिज तेल आ जाएगा और पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सब किस में आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो क्या जल होगा, या कोयला होगा, या सौर ऊर्जा होगा, या पवन होगा?
क्या जल को हम बहुत समय बाद यूज करते? नहीं, जल को हम रोज यूज करते तो ये नहीं होगा। क्या सौर ऊर्जा को हम बहुत समय बाद यूज करते? नहीं, सौर ऊर्जा को भी हम रोज यूज करते हैं तो ये भी नहीं होगा। क्या पवन ऊर्जा को हम मतलब बहुत समय बाद यूज करते हैं? इसको भी हम रोज यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला नहीं। कोयला बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जब एक दफा बन जाता है तो फिर इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन है सो इनमें से? कौन है सो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, क्या कोयला है, क्या विद्युत है, या पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत है। कौन नहीं है? विद्युत है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का कौन है जो गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऑप्शन देखिए, कोयला है, कि विद्युत है, कि पेट्रोलियम है, कि सौर ऊर्जा है? तो ये तीनों तो है कौन? ये तीनों पारंपरिक स्रोत है। ये तीनों ऐसे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ये तीनों से ऊर्जा कौन सा स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है। तो इनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक बच गया, सौर ऊर्जा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन नहीं, कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, क्या 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, या 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, या 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण है सो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई हाई है सो क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखिए, कोयले के निर्यात हेतु, दूसरा देखिए खनिज तेल हेतु, तीसरा देखिए तेल शोधक कारखाना हेतु, और चौथा देखिए परमाणु शक्ति हेतु। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेल शोधक खनिज तेल हेतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु है सो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है सो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, क्या मथुरा में स्थित है, क्या बरौनी में स्थित है, क्या डिगबोई में स्थित है, या गुवाहाटी में स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है। असम के डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर होगा। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।